शैलेंद्र शैली व्याख्यान श्रृंखला में बोलते हुए आपको नमस्कार, आपको लाल सलाम करता हूँ। शैलेंद्र शैली से पहले जो हमारी मुलाकात हुई वो तो दिल्ली में 3 साथी एक साथ में आए थे। शैलेंद्र शैली, बादल सरोज और प्रमोद प्रधान। तब से लेकर वो टीम काम करता रहा। आज उसमें से एक साथी नहीं है, 2 साथी है, उनके साथ नए साथी भी जुड़े हैं। इन साथियों काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि साथी लोग मध्य प्रदेश को नया आयाम तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर मैं शैलेंद्र शैली को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी बात को रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बात को रखना चाहता हूँ। इसके बारे में काफ़ी प्रचार हो रहा है, एक राजनीतिक प्रचार। ये हम जो कहते हैं आज व्याख्यान माला में है, सिर्फ आर्थिक नीति नहीं, इसका पीछे राजनीति भी है। श्रमिक हमलों के पीछे, श्रमिक हमलों के पीछे राजनीति भी है। करते हैं तब हम कोई चुनावी राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम वर्गीय राजनीति की बात करते हैं। राजनीति के मतलब राज की नीति किन के लिए नीति बनाते हैं, उसको राजनीति कहते हैं। और इस राजनीति में आत्मनिर्भर भारत का बात आया है। अभी आज के आत्मनिर्भर भारत का एक उनका नक्शा है, लेकिन उसके पहले मैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद तुरंत बाद एक औद्योगिक प्रस्ताव लिया गया था भारत के संसद में 1956 में। उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। वो ये ढांचा तैयार किया था। भारत आज़ाद हुआ राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव लिया। प्रस्ताव में था कि सार्वजनिक क्षेत्रों को मुख्य भूमिका पालन करना है देश के आर्थिक विकास के लिए। ये कोई समाजवादी दृष्टिकोण से नहीं है। पूंजीपति हमारे देश के बड़े, उस समय के बड़े बड़े पूंजीपति एक साथ मिल करके बॉम्बे में बैठ करके इसको प्लान बनाया। आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद कैसे विकास होगा, उन्हीं लोगों का प्रस्ताव था। देश के बड़े पूंजीपतियों का प्रस्ताव था कि आज़ादी के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों को विकास के मुख्य मुद्दा निभाना है। ये उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा, एक उद्योग लगाने के लिए जितना पूंजी की जरूरत है, उनके पास उतना पूंजी, बड़े बड़े उद्योगपति लोग उतना पूंजी नहीं था या लगाना नहीं चाहते। दूसरा है, एक उद्योग लगाने के बाद इतना पूंजी 4 साल 5 साल लग जाता है उत्पादन करने में, मुनाफा कमाने में। इतना दिन के पूंजी वो लगात करना नहीं चाहते। इसलिए सरकारी पब्लिक फंडिंग से, सरकारी पैसा से ही वो उद्योग को विकास चाहते थे और उनका विकास करके उनको दे, उद्योग बना करके दे करके उनको दे। इसीलिए पब्लिक सेक्टर देगा। इसको उस समय में कहा गया था मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी गलत नामाकरण। यह पूंजीवादी इकोनॉमी, उस समय का परिस्थिति में पूंजीपतियों का इकोनॉमी हमारे देश के था। और ये लिया था 1956 का, पब्लिक सेक्टर बना। उसके बाद हम स्टील के, कोई हमें तकनीकी नहीं दिया। सोवियत यूनियन तकनीकी लेकर के आगे आया, हमें मदद किया। उसी प्रकार दवा उद्योग में
सोवियत यूनियन कोई तकनीकी नहीं दिया, सोवियत यूनियन का तकनीकी से हमें दवा उद्योग में बनाया पब्लिक सेक्टर। उस प्रकार हर क्षेत्रों में हम पब्लिक सेक्टर का विकास जो देखते हैं। उसके बाद कोयला का नेशनलाइजेशन हुआ और कोयला भी, एनर्जी सेक्टर भी अपने पब्लिक सेक्टर के हाथ में गया। इस तरह से पब्लिक सेक्टर मुख्य भूमिका पालन किया और उनका बना करके सामान जो दिया वो देश के बड़े बड़े पूंजीपति को दिया और उसमें बड़े पूंजीपति पर काफी मुनाफा कमाया। तो इनका विकास, देश के बड़े पूंजीपतियों का विकास हुआ, आत्मनिर्भर भारत के विकास का हुआ, पूंजीवादी विकास का। और इतना पूंजी कमाया, उन्होंने एक समय आकर के कहा कि अभी बहुत हो गया है, अभी हमें दे दो। अभी पब्लिक सेक्टर अपने खुद ले लेता, बनाया, इसलिए उनके पास काफी पूंजी आ गया। कई लोग इसमें गलतफहमी में पड़ गए, शायद समाजवादी विकास के रास्ता है, लेकिन समाजवादी विकास के रास्ता वो नहीं था। वो था हमारे देश के तत्काल के उस समय के परिस्थिति में पूंजीवादी विकास के ही रास्ता, पूंजीपति नीतियों के रास्ता। ये था राजनीति उस समय का। उसके बाद देश के नया उदारवादी आर्थिक नीति 1991 में है, उस बात की घटना है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आज के दिन में उस प्रकार के आर्थिक विकास की नीति, इसलिए हमारे देश में विश्व पूंजीवाद के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पूंजीवाद के विकास के रास्ता पर अपनाया भारत आजादी के बाद से लेकर आज की स्थिति में विश्व पूंजीवाद उसको परमिट नहीं करेगा। क्यों? उसका थोड़ा संक्षेप में बात बता देना चाहते हैं विश्व पूंजीवाद के विकास के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ? इसलिए जर्मनी में फैसीवाद का उदय क्यों हुआ? आपसी जो द्वंद्व था, साम्राज्यवादियों का आपसी जो द्वंद्व था, उसको लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और बाजार के लिए, दुनिया में बाजार कौन कब्जा करेगा, और उसमें जर्मनी में फैसीवाद उसको मदद किया। फैसीवाद के बारे में विस्तार से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये है, फैसीवाद भी पूंजीवाद के ही एक स्वरूप है। इसको भी जब पूंजीवाद जनवाद के से आगे नहीं बढ़ पाता है तो फैसीवादी अपना लेता है। वहाँ पर नस्लवाद अपनाया, देश के अंदर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन, काल्पनिक दुश्मन को खोज करके निकालता है, निकाल करके नस्लवाद को लेकर के फैसीवाद वहाँ अपनाया हुआ। उस फैसीवाद वहाँ पर जन्म लिया। खैर जो हो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जितनी भी विश्व पूंजीवाद में आपस में लड़ाई में पूंजीपतियों का काफी नुकसान हुआ पूरा दुनिया भर में। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉन्फ्रेंस करके नए परिस्थिति में, उधर में सोवियत यूनियन भी है, नया करके पूंजीवाद को कैसे हम पुनर्स्थापित करें, इनको फायदा पहुंचाए, कैसे पुनर्स्थापित करें, व्यापार कैसे होगा, इस तरह से आपसी द्वंद्व ना हो, इसको लेकर के सम्मेलन करके उन लोगों ने 3 औजार आविष्कार किए। एक था विश्व बैंक, दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और तीसरा था गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। व्यापार के लिए गैट और वित्तीय पूंजी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के लिए ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बाद में क्षेत्रीय आधार पर काफी अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कैपिटल का डेवलपमेंट हुआ, वित्तीय पूंजी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आदि आदि। इनके काम था पूंजीवाद को पुनर्स्थापित करना, जो ध्वस्त हो गया था उसको पुनर्स्थापित करना, और गैट का काम था ट्रेड को ठीक से, व्यापार को ठीक से सम्मिलित करना। और उसी में परिस्थिति में भारत के जो विकास हो रहा था, करने के बाद एक परिस्थिति आया। परिस्थिति आने के बाद विश्व पूंजीवाद का नया मोड़ ले लिया।
क्यों नया मोनोपोली? सोवियत यूनियन का पतन हुआ, पूर्वी यूरोप का पतन हुआ और विश्व मोनोपोली कैपिटल का काफी डेवलपमेंट हुआ। इस परिस्थिति में नया करके पूंजीवादी विश्व को वो नया करके बनाने का प्रयास था और इसीलिए नया उदारवादी आर्थिक नीति का प्रचलन शुरू। ये सोवियत यूनियन के विघटन के बाद विश्व पूंजीवाद अपने दबदबा कायम रखने के लिए दुनिया भर में नव उदारवादी आर्थिक नीति लेकर के आया। जैसे हम जानते हैं 3 पहलू हैं। एक है उदारीकरण, निजीकरण और विश्वीकरण। किन के लिए? ये तीनों है पूंजी के लिए, आम जनता के लिए नहीं, मजदूरों के लिए। ये सब पूंजी के लिए। उदारीकरण, पूरे दुनिया भर में सभी देश उदारीकरण की नीति अपनाएं ताकि विश्वीकरण हो, पूंजी का विश्वीकरण हो, आराम से घूम सके पूंजी, कहीं रुकावट ना हो। और निजीकरण हो। 3 लेकर के चला और 3 लेकर के चलने के बाद भी जो पूंजीवाद के अंदर में जो संकट है वो संकट रह गया। विश्व पूंजीवाद मानव समाज के विकास के रास्ता को खोज नहीं पा रहा। जब आप इतना मुनाफा कमाओगे सिर्फ अपने मुनाफा के लिए, सुपर प्रॉफिट के लिए, समाज के विकास के साथ में उसका द्वंद्व है, नहीं हो पाएगा। आखिर में जाकर के नव उदारवादी आर्थिक नीति को चलते हुए, आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक जो परिस्थिति पैदा कर दी, उसमें एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। विश्व आर्थिक संकट 2008 में जनवरी महीने से उसका दिखाई पड़ता है विश्व आर्थिक संकट। उसका कारण क्या है उसमें विस्तार से जानने की जरूरत नहीं। बबल थ्योरी है, बहुत कुछ थ्योरी है उसका। लेकिन आर्थिक संकट में पूरा विश्व आ गया है और इस आर्थिक संकट से गुजारने के लिए फिर एक नया रास्ता अपनाया हम लोगों ने। वो है बेल आउट और बेल इन। अर्थात बेल आउट का मतलब है सरकारी खजाना से इनको पुनर्स्थापित करो, बेल आउट कर दो, इनको बचाओ। बाद में बेल इन मतलब सरकारी खजाना नहीं, जो अपने अपने व्यक्तिगत लोग जो पूंजी रखते हैं बैंक में, उसको उनके लिए खर्चा करो, उसको कहते हैं बेल इन। तो बेल आउट और बेल इन, ये दोनों प्रक्रिया से ये जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह था, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, इनका निर्देशन में कैसे चलेगा, ये आगे चलने लगा। लेकिन संकट का सुधार नहीं हुआ और भी तेज हो, तब तीसरा चरण फिर शुरू होता है 2008 के बाद, 2010 के और उसके बाद से लगभग खास करके यूरोप में शुरू हुआ, बाद में पूरा दुनिया भर में चलने शुरू कर दिया। वो है सारे संकट का बोझ आम जनता, बेरोजगारी बढ़ाना, रोजगार खोना, फिर वेतन को जाम कर देना, फिर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, खास करके पेंशन पर हमला, ये शुरू हो गया। 2010 के बाद से पूरा यूरोप में शुरू हुआ, पूरा जगह फैल गया। ये नया परिस्थिति फिर पैदा कर दिया, मजदूर पर हमला। इस परिस्थिति में हम 2010 के बाद देखते हैं, इस परिस्थिति में है, तब मोदी की सरकार हमारे देश में आया है। इसके बारे में हम बात करते हैं। हम जब यहाँ पर मोदी जी जब आए, उसका पहले मनमोहन सिंह भी किए कुछ हद तक, बहुत सा पॉलिसी अपना विश्व पूंजीवाद के साथ मेल खा करके। फिर मोदी जी आए, कहा हम तेजी से इसको आगे बढ़ाएंगे। कि उनका तेजी से आगे बढ़ने का मतलब है सारे निजीकरण कर दो, और सबसे बड़ा खतरा है देश के आर्थिक नीति को बॉन्ड के माध्यम से, सरकारी बॉन्ड के माध्यम से विश्व पूंजी के साथ में जोड़ देना, ये भी कर दिया। और सब निजीकरण करना शुरू कर दिया।
उद्योग और खेती दोनों में निजीकरण करना शुरू। और साथ ही ये एक कड़ी के रूप में आया है, एक श्रृंखला के रूप में आया है। उसके साथ में 4 लेबर कोड लेकर के आ गए 2014 में। ये 4 लेबर कोड मजदूरों पर हमला, 4 लेबर कोड के माध्यम से निजीकरण का हमला, खेती और उद्योग में निजीकरण का हमला, बेच देना और बड़े बड़े देशी और विदेशी पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने की व्यवस्था करते हैं। एक श्रृंखला के अंदर में ये प्रोग्राम लेकर के मोदी जी आए, दोबारा चुन करके आए। अब इसमें हम जो देखते हैं, अभी कोविड के सिचुएशन में नया परिस्थिति पैदा, विश्व में क्या परिस्थिति पैदा हुआ अभी जानकारी ठीक से नहीं है। जानकारी पूरा करने के बाद विश्व पूंजीवाद के कोविड के पोस्ट कोविड के बाद की स्थिति विश्व पूंजीवाद में क्या होगा वो बाद में स्टडी करके बताया जा सकता है। अभी तो हम उसका अंदर से चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो हो रही है कोविड-19 के सवाल पर जो हो रही है उसमें एक नया शुरुआत हुआ। वो सोच रहे हैं चीन से सारे उद्योगपतियों का, जो अमेरिका का दबाव है, इधर उधर दबाव है, कोविड के बाद चीन से सारे उद्योग बाहर आएगा, एग्जिट चाइना, ये समझ है। कहां जाएगा? हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। सारे दुनिया में सारे देश जो विकासशील देश है, सारे देश हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। उसके लिए हम आपके लिए जमीन तैयार करें, आइए हमारे यहाँ उद्योग लेकर के। इनका सोच है कि चीन से आ जाएगा, हमारे यहाँ आएगा। हमारे यहाँ ये कोविड के कारण हमारे यहाँ जो आएगा उसके लिए क्या करना है? पहले तो है कि, और इसके पीछे वो सोच रहे हैं, हमारे देश के सरकार सोच रहे हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का साथ हम जो डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं उसका फ़ायदा हमको भी मिलेगा, सारे उद्योग धंधों भी हमारे यहाँ चला आएगा, इकोनॉमिक फ़ायदा हमको भी होगा। इसका कारण एक जूनियर पार्टनर के रूप में अमेरिका के साथ में जूनियर पार्टनर के रूप में मिले। इसीलिए ये भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और वहाँ से ट्रंप भी आते हैं यहाँ पर, ट्रंप को स्वागत करते हैं, वगैरह वगैरह तो चलता है। तो ये एक हिस्सा है, चूँकि वो सोचते हैं कि ये लोग हमको मदद करेंगे, उसके लिए ज़मीन तैयार करना है। ज़मीन में 4 कदम, एक तो है 4 पैरामीटर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो है 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में से, स्वतः ऑटोमेटिकली, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, अपने आएगा और विदेशी कंपनी आकर के 100% को खरीद सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पहला कदम है। आपके लिए हम जमीन तैयार करें, हमारे उद्योग खरीद लीजिए, आप आइए यहाँ अपने उद्योग लीजिए। नहीं, उनको कमा, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहाँ के उद्योग को खरीद लीजिए। हमारे जो देश के बनाए उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र के हो या निजी क्षेत्र हो, आप आइए। एक तो ये कदम। दूसरा है निजीकरण का दौर। हमारे देश में जितना भी संपत्ति हम बनाए हुए हैं, खासकर पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जितना संपत्ति बनाए हुए हैं, और हमारे देश में प्राकृतिक संपदा जितना है, सबको निजी हाथों में देने के लिए हम तैयार हैं। कोयला उसका एक उदाहरण है। कोयला में निजी कंपनियों को हाथ में, देशी विदेशी कंपनियों को निजी हाथों में देने के लिए। अब हमारे तेल के क्षेत्रों में बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कंपनियों को देने के लिए तैयार है। तैयारी चल रही है कि हमारे जितने भी देश के प्राकृतिक संपदा है सब आप लूटने के लिए उनको इजाजत दे दी जाए। अब लेकिन आप आओ। और तीसरा है, सारे इसके अलावा
हमारे देशी और विदेशी पूंजीपतियों के लिए पैसा का बहुत बड़ा टैक्स का छूट वगैरह वगैरह दे करके बहुत बड़ा इनका मुनाफा कमाने की व्यवस्था कर दिया, टैक्स का छूट वगैरह। तीसरा कदम। और चौथा कदम है हम श्रम कानूनों को परिवर्तन करना। आइए, ये 4 कदम उन्होंने उठाया है कि विदेशी पूंजी खासकर चीन से आएगा, हमारे यहाँ आएगा, उनके लिए हम जमीन तैयार करेंगे। इतना ही काफी नहीं है, इसके अलावा पहला दफे कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ये उद्योगपतियों का शुरू हो गया। उद्योगपति जमीन का, बड़े उद्योगपतियों का हाथ में जमीन दे देना और कृषि उपज को भी उनका हाथ में दे देना, ठेके पर जमीन का बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए तैयार होता है, ठेके पर। और कृषि उपज को व्यापार करने के लिए, जो फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, उनके लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए, इनके व्यापार को करने के लिए, कृषि उपज को करने के लिए इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन कर दिया, ऑर्डिनेंस देकर। सारे ऑर्डिनेंस के राज चल रहा है, कर रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ, अर्थात कृषक आधारित, पीजेंट से इसको कहते हैं, आधारित खेती, उसका जगह कॉर्पोरेट आधारित, कॉर्पोरेट का ट्रेडर आधारित खेती में परिवर्तन करने के लिए व्यापक तैयारी चल रही है। ये पहला दफे व्यापक पैमाने पर। और ये जो हमारे जो फूड सिक्योरिटी का सवाल, इसके साथ जुड़ा हुआ। अब निजीकरण का बात करते हैं, डिफेंस में निजीकरण कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में आप लोग हड़ताल के लिए तैयार है। डिफेंस का जहां बनाते हैं निजी कंपनी को देने के लिए तैयार हो गए, हमारे देश के सिक्योरिटी के साथ वो कर। दूसरा फूड सिक्योरिटी के साथ, हमारे खाद्य सुरक्षा के सवाल पर उनके साथ उन्हें खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के सवाल पर, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक दूसरे का पूरक है। आप किसानों से खरीदोगे प्रोक्योरमेंट, उसके बाद आप प्रोक्योरमेंट एंड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पूरा नेटवर्किंग को ध्वस्त करना चाहते हैं। अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन करके अब बड़े बड़े व्यापारी लोग सीधे किसानों से ले लेंगे, ठेके पर ले लेंगे, उनका सामान ले लेंगे। तो प्रोक्योरमेंट और इसका क्या होगा, पीडीएस का क्या होगा? हमारे देश आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर का बात करते हैं, कौन कौन क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भर जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद दूसरा जो बड़ा स्टेप हमने लिया था आजादी के बाद, 1970 का पेटेंट कानून, अंग्रेज का बनाया हुआ 2011 का पेटेंट कानून को चेंज करके 20 साल तक पार्लियामेंट के बाहर और अंदर में चर्चा करके हमने एक पेटेंट कानून बनाया। पेटेंट कानून में हमने कहा 3 चीज के पेटेंट हम नहीं मानते। खाद्य वस्तुओं पर पेटेंट को नहीं मानेंगे। दूसरा, दवा के जो प्रोडक्ट है, उत्पादन के प्रक्रिया को पेटेंट कीजिए, लेकिन दवा पर कोई पेटेंट नहीं मानेंगे। तीसरा, एटॉमिक एनर्जी को पेटेंट नहीं मानेंगे। ये जो पेटेंट कानून हमारा बनाया, जिसके कारण हम खाद्य के सवाल पर आत्मनिर्भर हुए। हमारे सीड वेराइटीज है, उसको पेटेंट करने का प्रयास हुआ, लेकिन हमने रक्षा कर पाए। इंडियन सीड वेराइटीज, हल्दी को ये पेटेंट करने का प्रयास किया, नीम को पेटेंट करने का प्रयास किया, होने नहीं दिया भारत के पेटेंट में। ये पेटेंट कानून बहुत बड़ा हमारे एक हथियार था, जिसके मतलब आज भी पेटेंट कानून में हम लड़ते लड़ते पेटेंट कानून में कमजोर तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी पेटेंट कानून में
अभी तक भी कुछ सुरक्षा है। उस दिन के याद करना चाहिए जबकि हमें PL 480 के माध्यम से बाहर से गेहूं लाना पड़ा। उसके बाद हमने अपने रिसर्च अपने देश के रिसर्च के माध्यम से फूड को आत्मनिर्भर किया। MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। लेकिन उसमें स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है किसानों के मूल्य के सवाल पर C2+50 अर्थात कॉस्ट के जो होता है C2 का कॉस्ट होता है सब लेकर के, और उसके बाद 50% एडिशन देकर के किसानों का आज तक लागू नहीं है। तो किसान तो अपने उत्पादन में परेशान है, कितना आत्महत्या कर रहे हैं, उस सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये किसान और हमारे देश के साइंटिस्ट देश को खाद्य के सवाल पर आत्मनिर्भर किया, वो खतरा पैदा हुआ। देश में आत्मनिर्भर का बात करते हो, फूड के सवाल पर आप खिलवाड़ कर रहे हो। जो आत्मनिर्भर भारत है फूड के सवाल पर, वो खतरा पैदा हुआ। दवा में हमारे देश आत्मनिर्भर हुआ। हम दवा बनाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं भारत के दवा। हम नहीं, ये पेटेंट कानून के चलते। एटॉमिक एनर्जी से आज तक विदेशी कंपनी आ नहीं पाई, क्यों? हमारे देश के सरकारी क्षेत्र में एटॉमिक पावर, हम तीसरा दुनिया में एटॉमिक पावर में आप शक्ति अर्जन करते हैं, और देश के साथ कोई विदेशी कंपनी नहीं। विदेशी कंपनी अभी भी आने में हिचकिचाहट है, चूंकि पार्लियामेंट में वो रुकावट पैदा कर दी। सरकार बहुत प्रयास किया लेकिन रुकावट पैदा कर दी। वो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सीडेंट होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस सवाल पर अभी भी नहीं आ पाया एनर्जी। तो हम एक आत्मनिर्भरता ले गए और उसको मेंटेन करके रखे हुए, उस पर हमला है। अभी ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। अभी जो उनका जो नक्शा है कोविड के रिलीफ के सवाल पर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 5 दफे लगातार मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 दफे उन्होंने क्या नक्शा है, 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, 20 लाख करोड़ तो नहीं है, धोखाधड़ी है, लेकिन कितना रुपया है कोविड के सवाल पर ये जो दिया है, वो एक नक्शा बना दिए भारत के विकास के रास्ते पर। ये आपको मिलेगा, ये सारे जो नक्शा है उसी का पार्ट है। वो तो कह दिया है, सीतारामन ने कह दिया आने वाले दिन में क्या होने वाला है। अब बीजेपी, जितना भी बीजेपी राज्यों हैं उनका बीच में कंपटीशन है कि कौन लेगा, कहाँ आएगा उद्योग, आएगा भारत में, बाहर से उद्योग आएगा। इतना जो कर रहे हैं मोदी सरकार, बाहर से उद्योग आएगा, उम्मीद लेकर बैठा हुआ है। ये उद्योग लेकर के कहाँ जाएगा, कौन राज्य में जाएगा? इसीलिए आपसी कंपटीशन है, इसे सभी राज्यों में जुड़ा हुआ है। सब परिवर्तन करो, परिवर्तन, खास करके लेबर लॉ में चेंज करो, लेबर के ऊपर हमला शुरू करो चारों तरफ से। और जितना सुविधा उनको मिलना है, उनका हाथ में जितना पावर है, राज्यों के हाथ में हो, तो अधिकतर पावर नहीं है, जितना पावर है वो सारी सुविधा वो उद्योगपति को देना चाहते हैं। और एक है श्रम कानून, तो श्रम कानून में परिवर्तन करके उनको सुविधा देना चाहते हैं। उनका है किससे उनके ऊपर में उद्योग आ जाएगा, जो बाहर से उद्योग आएगा उनका ऊपर आ जाएगा। इसीलिए वो कंपटीशन लग गया है एक दूसरे। अभी मैं संक्षेप में मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बात को रखना चाहूंगा। हमारे मध्य प्रदेश के एक्सपीरियंस क्या, भाजपा की सरकार आई मार्च के, वो चुन करके नहीं है सरकार, पिछले दरवाजे से सरकार गिरा करके वो कब्जा कर लिया, खरीद फरोख्त करके कब्जा कर लिया, चुनी हुई सरकार को गिरा करके अपने में आ गया। मार्च के मध्य में, मिडिल ऑफ मार्च में वो आए, सरकार आया, शिवराज चौहान का सरकार बना। मार्च महीने में सरकार आने के बाद, भाजपा सरकार आने पहले काम क्या किया, 1 मई को
मार्च में हुआ, अप्रैल में डिस्कस करके 1 मई को लागू कर दिया। वो है, मैं आपको बताता हूं, वो उपज मंडी संशोधन अध्यादेश। उसमें 3 चीज है कृषि मंडी में। कृषि मंडी एक सरकारी देखरेख में एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी के देखरेख में किसानों की खरीदारी होती है, किसानों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। स्पेकुलेशन नहीं है, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग पे अलाउ नहीं करता है। ट्रेडिंग पे उचित मूल्य किसानों को मिले, वो भी प्रयास है। कृषि मंडी को वो कर दिया है। चलो, अलग अलग कृषि मंडी में जरूरत नहीं, लोकल लेवल कृषि मंडी की जरूरत नहीं। राज्य सरकार एक जगह में उत्पाद दूसरी जगह बेच सकते हैं, अर्थात व्यापक रूप से इधर से उधर ट्रेडिंग के व्यापार कर दिया। एक दूसरा, प्राइवेट मंडी भी बना सकते हैं, सरकारी मंडी के जगह प्राइवेट मंडी भी बना सकते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किया कर दिया। आप इलेक्ट्रॉनिकली कृषि उपज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अतः आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट मंडी में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सरकार खरीदारी कर सकते हैं। इसमें व्यापारियों का कब्जा हो गया है पूरा, किसानों के हाथ से व्यापारी लोग, किसान चला जाएगा व्यापारियों का चंगुल, और इसका स्पेकुलेटिव प्राइसिंग शुरू हो जाएगा। ये लोग जो है ये मुनाफा कमाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन। इसके खिलाफ में करीब 11,500 48 मंडियों में उन्होंने 14 जुलाई को हड़ताल कर दिया मध्य प्रदेश में, जो कि CIT के यूनियन के लीडरशिप में हुआ। ये एक बहुत बड़ा वहां पर हमला शुरू हुआ वहां पर, इस माध्यम से 1 मई को। फिर 6 मई को दूसरा अमेंडमेंट लाते हैं। 6 मई को अमेंडमेंट में वो कहते हैं, वो भी ऑर्डिनेंस जारी करके वो कहते हैं, मध्य प्रदेश स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कर दिया। उसमें क्या कहा, स्टैंडिंग ऑर्डर में 50 से बढ़ा दिया 100, अर्थात 100 का नीचे, उसे 50 का नीचे था वो बाहर में था। अभी 100 का नीचे जितना भी कारखानाएं हैं, उद्योग है, कारखाना है या एस्टेब्लिशमेंट है, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के कानून के बाहर में कर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अध्यादेश के माध्यम से 6 मई, जो लूटो। दूसरा जो है वो है उसका मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम। वहां मजदूरों के लिए कुछ फंडिंग होता था, कल्याण भवन वेलफेयर बोर्ड था, वेलफेयर बोर्ड के मजदूरों को कुछ फंडिंग होता था। अब सरकार अध्यादेश जारी करके, वो 6 मई को अध्यादेश जारी करके उसको परिवर्तन कर दिया। सरकार कोई भी उद्योग को उसको बाहर भी दे सकती, और कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, फंडिंग से बच जाएगा। जो सरकार बात है। तीसरा स्टेप सरकार ने उठाया मध्य प्रदेश में, वो भाजपा की सरकार 7 मई को केंद्रीय सरकार को उन्होंने भेजा है, ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भेजा है अप्रूवल के। या तो प्रायर अप्रूवल लेकर ऑर्डिनेंस जारी होता है, या ऑर्डिनेंस बनाने के बाद जो अनाउंसमेंट किया 7 तारीख को, जो अनाउंसमेंट 7 मई को अनाउंसमेंट किया है, कोविड के अंदर में 7 मई को अनाउंसमेंट किया है, वो है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में अभी है 100 के मजदूर जहां पर है, 100 का ऊपर जितना भी कारखाना है वहां पर रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, क्लोजर करने के लिए सरकार के परमिशन लेना पड़ेगा, राज्य सरकार। उसमें चेंज कर दिया, प्रस्ताव कर दिया।
100 के बढ़ाकर 300 कर दिया। 300 से जितना नीचे के जितना कारखाना है उसमें परमिशन लेने की जरूरत है। जब मर्जी है बंद करो, जब मर्जी है ले ऑफ करो, रिट्रेंचमेंट करो। इसमें तो आपके जितना एमएसएमई वाला जितना भी कारखाना हैं 80% कारखाना इसके बाहर निकल एक कदम से कोई कानून नहीं लागू होगा। जब मर्जी है रिट्रेंच करो, ले ऑफ करो, कारखाना को बंद करो। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट में काफी परिवर्तन कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर। वो ऑर्डिनेंस जारी है, परमिशन के लिए गया है कि 8 घंटे के काम को बढ़ा करके 13 घंटा कर दिया पट्टे, विदाउट ओवरटाइम, विदाउट कंपनसेशन। 8 से 13 घंटा शिफ्ट हो सकता। कहता है कोविड में मालिकों का काफी मुनाफा हुआ, इसलिए मजदूरों को पैसा से मालिकों को मुनाफा कमाना, ज्यादा काम करवा कर। और 1 हफ्ता के काम जो 48 घंटा से था उसको बढ़ा करके 60 घंटा कर दिया। 1 हफ्ता में 60 घंटा तक काम करा सकते। तीसरा है ओवर टाइम। ओवर टाइम का लिमिट था 75, एक क्वार्टर में 75। अब उसका कर दिया है 125 दिन। चौथा है नाइट ड्यूटी में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिलाओं को परमिशन नहीं था, वो परमिट कर दिया ऑर्डिनेंस के माध्यम से, गया है ड्राफ्ट। यह मध्य प्रदेश सरकार का हमला शुरू है, उनका नीति है। जैसे मैंने कहा, नया उदारवादी आर्थिक नीति, मुनाफा कमाना। ये पुराना उदारवादी, ये कोविड के दौरान जो चीन से आएगा, उम्मीद लेकर बैठा हुआ आएगा, हमारे देश में आएगा, उनके लिए बनाया हुआ ये नीति, देशी और विदेशी पूंजीपति मिलकर। ये है आत्मनिर्भर भारत, नया आत्मनिर्भर। यही है नक्शा आत्मनिर्भर भारत का, कि विदेश से पूंजी आएगा, देशी का पूंजी है, ये लोग कारखाना लगाएगा, लेकर के मजदूरों को शोषण करेगा, देश की संपत्ति ले लेगा। ये है आत्मनिर्भर भारत, इनका नक्शा। पुराना आत्मनिर्भर भारत से ये फर्क है आत्मनिर्भर भारत का। और भी कई मालिक लोगों को सुविधा के लिए कई कानून बदलाव किया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में परिवर्तन कर दिया कि मालिक लोग जब चाहेगा, अगर 30 वर्ष के अंदर में नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराएगा, लाइसेंस करा लेगा। फिर ये जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, सेस एक्ट है, तो मजदूरों का सेस एक्ट है, सेस एक्ट में छूट देने के लिए परमिशन हो गया, वो ऑर्डिनेंस में है। और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट में परिवर्तन कर दिया। मध्य प्रदेश लेबर लॉ अमेंडमेंट एक्ट, वो भी जो पनिशमेंट है उसको कंपाउंड करने का परमिशन। इस तरह से कई सुविधा मालिक लोगों के लिए सुविधा कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं ये हमला का पीछे एक सूचीबद्ध रूप में एक राजनीतिक नक्शा है। ये है नया आत्मनिर्भर भारत का, मोदी का आत्मनिर्भर भारत का, भाजपा के का एक नया नक्शा। ये पुराना आत्मनिर्भर भारत का नक्शा नहीं। जैसे मैंने कहा, पुराना दिन में जिस तरह से सेल्फ रिलायंस के बारे में था, 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन, पेटेंट कानून वगैरह, वो देश के किस तरह से हम संपत्ति को रक्षा करें, देश को इंटरेस्ट को कैसे रक्षा करें। ये तो है देश में उत्पादन, विदेशी आकर के देश में उत्पादन करे, खरीदारी करे, हमारे सामान को, हमारे प्राकृतिक संपदा को खरीद ले, हमारे उद्योगों को खरीद ले, हमारे ये सब सारे जो नक्शा है आत्मनिर्भर भारत का। खाली आप हैं, आइए कारखाना लाइए, आपके लिए मजदूर कानून में परिवर्तन कर देते हैं, आइए आपको सुविधा के लिए एफडीआई को छूट दे रहे हैं, आपको प्राकृतिक संपदा को सब मिल जाएगा आपको।
निजीकरण करके सारे देश को कर रहे हैं। ये जो इनका नक्शा है, यही है आत्मनिर्भर भारत का इनका नया नक्शा। तो ये इसके खिलाफ में हम लोग को संघर्ष करना है और हमें उम्मीद है मध्य प्रदेश में मजदूर आंदोलन के नया जो लीडरशिप है, लीडरशिप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और शैलेंद्र शैली का जो काम है, काम को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।